नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रेरणा मोटिवेशन के विभिन्न मनोवैज्ञानिक पहलुओं की चर्चा करेंगे, जो आगामी टेट, सीटेट, यूजीसी नेट, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। व्यक्ति किन्हीं विशेष व्यवहारों को अधिक सहजता और शीघ्रता से क्यों करता है? यह मनोवैज्ञानिकों के लिए सदैव ही एक चुनौती भरा प्रश्न रहा है। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों इंस्टिंक्ट्स के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को स्पष्ट करने का प्रयास किया था, परंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्तियों के व्यवहार का कारण स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ किसी जाति, स्पीशीज विशेष के व्यवहार प्रतिमानों, बिहेवियरल पैटर्न्स को व्यक्त करती हैं, जो जाति विशेष के समस्त सदस्यों में विद्यमान होती है तथा उस जाति विशेष के सदस्य उन्हें अपने वंशजों से जन्म के साथ ही प्राप्त करते हैं। ये मूल प्रवृत्तियाँ प्राणी के प्रायः दैहिक, फिजियोलॉजिकल तथा संवेगात्मक पक्षों से संबंधित व्यवहारों को संचालित करने में तो भूमिका अदा करती हैं, परंतु संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव तथा सामाजिक सोशल पक्षों से इनका कोई संबंध नहीं होता है। इन व्यवहार संचालनों में मूल प्रवृत्तियों की बहुत ही अल्प भूमिका होती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्राणी के विभिन्न व्यवहारों को संचालित, निर्देशित और संगठित करने वाली विशेष मुख्य शक्ति है, जिसका नाम है अभिप्रेरणा। अब प्रेरणा का प्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। अब प्रेरणा मोटिवेशन एक ऐसी परिकल्पनात्मक प्रक्रिया, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, जो प्राणी के व्यवहार के निर्धारण व संचालन से संबंध रखती है। व्यवहार को अनुप्रेरित, सक्रिय, प्रारंभ अथवा बनाए रखने वाले कारकों को अप्रेरणात्मक कारक, मोटिवेशनल फैक्टर कहा जाता है। अभिप्रेरणा शब्द को प्राणी की सभी प्रकार की अप्रेरणात्मक प्रक्रियाओं को इंगित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वास्तव में यह एक आंतरिक शक्ति होती है, यानी प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होती है जो प्राणी को किसी विशिष्ट प्रकार के कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। अब प्रेरणा को प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा देखा जाना संभव नहीं होता। यह एक अदृश्य प्रकार की शक्ति होती है, जिसके प्रभावों का निरीक्षण करना ही संभव हो पाता है। प्राणी के व्यवहार का अवलोकन करके उसकी अप्रेरणा को समझा जा सकता है। अप्रेरणा वास्तव में क्यों के प्रश्न का उत्तर देती है। व्यक्ति खाना क्यों खाता है? व्यक्ति दूसरे से क्यों लड़ता है? व्यक्ति वस्तुओं का संग्रह क्यों करना चाहता है? व्यक्ति उच्च पद पर क्यों पाना चाहता है? व्यक्ति अधिक धन क्यों अर्जित करना चाहता है? जैसे प्रश्नों का उत्तर अप्रेरणा से ही संबंधित है। अब अप्रेरणा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देख लेते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हैं गुड, इनकी दी हुई अप्रेरणा की परिभाषा बहुत ही सरल, सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुड ने कहा कि अप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। गुड के अनुसार अप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ arousing, sustaining and regulating activity। गुड, ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन के अनुसार अप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं उसके वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। मैकडोनाल्ड के अनुसार अप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है, जो भावात्मक जागृति तथा पूर्व अपेक्षित उद्देश्य अनुक्रियाओं से निर्धारित होती है। मोटिवेशन इज एन एनर्जी चेंज विद इन द पर्सन कैरेक्टराइज्ड बाय अफेक्टिव अराउजल एंड एंटिसिपेटरी गोल रिएक्शंस। F.J. मैकडोनाल्ड। एटकिंसन महोदय के अनुसार अप्रेरणा का संबंध किसी एक अथवा अधिक प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए कार्य करने की
प्रवृत्ति को उद्वेलित करने से होता है। ड्रेवर महोदय कहते हैं कि अप्रेरणा एक भावात्मक क्रियात्मक कारक है जो चेतन अथवा अचेतन ढंग से निर्धारित परिणाम अथवा लक्ष्य की ओर व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निर्धारित करने के लिए क्रियाशील होता है। हम कह सकते हैं कि अप्रेरणा वास्तव में प्राणी में वह आंतरिक तत्परता अथवा स्थित अथवा तत्परता की स्थिति है जो उसे किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को प्रारंभ करने तथा उसे कोई निश्चित दिशा देने के लिए प्रवृत्त करती है। आइए अब अप्रेरणा की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। नंबर 1, अप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य निर्देशित गोल डायरेक्टेड होता है, अर्थात अभिप्रेरित व्यवहार का कोई न कोई स्पष्ट लक्ष्य अथवा उद्देश्य अवश्य होता है तथा प्राणी उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाशील तथा प्रयासरत रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अप्रेरणा अपेक्षित लक्ष्य अनुक्रियाओं एंटिसिपेटरी गोल रिएक्शन से युक्त होती है तथा लक्ष्य प्राप्ति तक प्राणी अपने प्रयास को जारी रखता है। दूसरा, अप्रेरणा प्राणी में ऊर्जा परिवर्तन एनर्जी चेंज लाती है। व्यक्ति का अप्रेरित व्यवहार उसके सामान्य व्यवहार की तुलना में अधिक प्रबल डोमिनेटेड होता है, अर्थात अप्रेरित अवस्था में प्राणी अधिक उत्तेजित स्टिमुलेटेड अथवा अधिक क्रियाशील एक्टिवेट तथा अधिक ऊर्जित एनर्जाइज्ड होता है। अप्रेरित व्यवहार की प्रकृति चयनात्मक सेलेक्टिव होती है, अर्थात अप्रेरित अवस्था मोटिवेटेड स्टेट में प्राणी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ चयनित प्रतिक्रियाएं सेलेक्टेड रिस्पॉन्सेस ही करता है। अप्रेरित व्यवहार में निरंतरता कंटिन्यूटी होती है, अर्थात अप्रेरित व्यवहार एक बार उत्पन्न होने के बाद तब तक निरंतर चलता रहता है जब तक प्राणी अपने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर लेता। अप्रेरणा में भावात्मक उत्तेजना एफेक्टिव एराउजल पाई जाती है, जिसके कारण प्राणी में एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक तनाव साइकोलॉजिकल टेंशन उत्पन्न हो जाता है। प्राणी इस तनाव को दूर करने के लिए सतत प्रयासरत रहता है। अप्रेरणा का तनाव ही प्राणी को सकारात्मक दिशा में प्रयास करने के लिए अग्रसरित करता है। अप्रेरणा के संगठक कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। अप्रेरणा के प्रत्यय की चर्चा के दौरान प्रायः आवश्यकता नीड्स, अंतर्नोद या चालक ड्राइव्स, प्रोत्साहन या प्रलोभन इंसेंटिव्स तथा अप्रेरक मोटिव्स शब्दों का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। इन चारों को अप्रेरणा के संगठक अथवा कारक अथवा स्रोत के रूप में प्रायः संबोधित किया जाता है। आवश्यकताएं क्या होती हैं? नीड्स। आवश्यकता वास्तव में दैहिक असंतुलन, फिजियोलॉजिकल डिसबैलेंस अथवा कमी, डिफिशियंसी की ओर संकेत करती है। प्रत्येक प्राणी की अपनी कुछ मूलभूत जैविकीय, बायोलॉजिकल तथा मनोसामाजिक साइकोसोशल आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति न होने अथवा जिनके अभाव में ये आवश्यकताएं व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करती हैं। भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि भोजन की कमी से शरीर में तनाव उत्पन्न हो जाता है। प्राणी भोजन की खोज के लिए क्रियाशील होता है तथा भोजन की प्राप्ति पर पूर्ववत सामान्य स्थिति में आ जाता है। भोजन, जल, हवा, आराम, मलमूत्र विसर्जन आदि कुछ प्रमुख जैविकीय आवश्यकताएं होती हैं तथा सुरक्षा, स्नेह, सम्मान, संप्राप्ति, सामाजिक स्वीकृति, सानिध्य, अभिव्यक्ति आदि कुछ मनोसामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। अंतर्नोद ड्राइव्स। अगला महत्वपूर्ण तत्व है ड्राइव्स। अंतर्नोद क्या होता है? अंतर्नोद को चालक भी कहते हैं। अंतर्नोद आवश्यकताओं पर आधारित प्रत्यय है। प्राणी की आवश्यकताएं अंतर्नोद को जन्म देती हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्राणी की आवश्यकताएं अंतर्नोद को जन्म देती हैं। अंतर्नोद किसी आवश्यकता को पूरा करने या दूर करने के लिए व्यवहार अथवा क्रिया करने के लिए क्रियाशील करता है। आवश्यकता मूलतः शारीरिक होती है, जबकि अंतर्नोद व्यवहार से संबंधित रहता है। जैसे भोजन निसंदेह भूखे प्राणी की एक ऐसी दैहिक आवश्यकता है जो उसमें भूख अंतर्नोद हंगर ड्राइव्स का जन्म देती है तथा यह भूख अंतर्नोद प्राणी को भोजन की खोज करने के लिए क्रियाशील बनाता है। प्रोत्साहन। जिस वस्तु से आवश्यकता अथवा अंतर्नोद की समाप्ति होती है उसे प्रोत्साहन इंसेंटिव्स कहते हैं।
अतः प्रोत्साहन व उद्दीपक स्टिमुलस है जो अंतर्नोद या अप्रेरक को जागृत करता है। प्रोत्साहन लक्ष्य वस्तु है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अप्रेरित होता है। उदाहरण के लिए भूख अंतर्नोद को भोजन से संतुष्टि मिलती है, इसलिए भूख अंतर्नोद के लिए भोजन एक प्रोत्साहन है। स्पष्ट है कि आवश्यकता, अंतर्नोद एवं प्रोत्साहन तीनों संबंधित हैं। हिलगार्ड महोदय ने आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन सूत्र दिया है। इसको फिर से देखते हैं। हिलगार्ड महोदय ने आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन सूत्र दिया है। नीड ड्राइव इंसेंटिव फार्मूला गिवन बाय हिलगार्ड। इन्होंने प्रेरणा को व्यक्त करते हुए लिखा है कि आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की स्थिति है जो प्राणी को क्रिया करने तथा प्रारंभिक व्यवहार की ओर अग्रसित करता है। प्रोत्साहन बाह्य वातावरण की कोई वस्तु है जो आवश्यकता की संतुष्ट करती है तथा इसकी प्राप्त के फलस्वरूप अंतर्नोद समाप्त हो जाता है। इस तथ्य को फिर से एक बार देखते हैं। हिलगार्ड महोदय ने आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन सूत्र दिया है। प्रेरणा को व्यक्त करते हुए हिलगार्ड महोदय लिखते हैं कि आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की स्थिति है जो प्राणी को क्रिया करने तथा प्रारंभिक व्यवहार की ओर अग्रसित करता है। प्रोत्साहन बाह्य वातावरण की कोई वस्तु है जो आवश्यकता की संतुष्ट करती है तथा इसकी प्राप्त के फलस्वरूप अंतर्नोद समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों, अभिप्रेरक क्या होता है, मोटिव्स के विषय में जान लेते हैं। अभिप्रेरक क्या है, इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों का एक मत नहीं है। कुछ मनोवैज्ञानिक इन्हें शारीरिक तथा मानसिक दशाएं मानते हैं, कुछ इन्हें प्राणी की आवश्यकताएं मानते हैं तथा कुछ इन्हें विशिष्ट प्रकार से कार्य करने की प्रवृत्ति मानते हैं। परंतु प्रायः सभी मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि यह प्रेरक प्राणी को विशिष्ट प्रकार के व्यवहार अथवा क्रिया को करने के लिए उत्तेजित करते हैं। प्रेरक एक अति व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत आवश्यकता, अंतर्नोद तथा तनाव जैसे अनेक शब्द समाहित रहते हैं। प्रेरक 3 कार्य करते हैं। नंबर 1, क्रिया को प्रारंभ करना, इनिशिएट। दूसरा, क्रियाओं को गति देते हैं तथा तीसरा, उद्देश्य प्राप्त तक क्रियाओं की निरंतरता को बनाए रखते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक अर्जित लक्ष्यों को अप्रेरक कहते हैं। उनके अनुसार लक्ष्य की इच्छा के कारण ही व्यक्ति अप्रेरित होता है। मैकडूगल के अनुसार अप्रेरक व्यक्ति के अंदर वे दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन के अनुसार अप्रेरक हमारी आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली वे ऊर्जाएं हैं जो व्यवहार को दिशा तथा उद्देश्य प्रदान करती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अप्रेरक कार्य करने की वे प्रवृत्ति हैं जो किसी आवश्यकता अथवा अंतर्नोद से प्रारंभ होती है तथा समायोजन तक समाप्त हो जाती है। भूख, प्यास, यौन क्रिया, मातृत्व, सानिध्य, आक्रामकता, संप्राप्ति आदि कुछ प्रमुख अप्रेरक हैं। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन तथा अप्रेरक, इन सभी शब्दों का प्रयोग अप्रेरणा के संदर्भ में ही किया जाता है। आवश्यकता व्यक्ति की किसी कमी या असंतुलन को इंगित करती है। आवश्यकता के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले मानसिक तनाव को अंतर्नोद कहा जाता है। अंतर्नोद आवश्यकता से उत्पन्न होती है और प्राणी को क्रिया करने के लिए अग्रसर करती है। वातावरण का वह तत्व जो अंतर्नोद की संतुष्ट करता है प्रोत्साहन कहलाता है। उदाहरण के लिए, जब शरीर में भोजन की कमी होती है तो भूख लगती है, तब तथा भोजन प्राप्ति पर भूख संतुष्ट हो जाती है। अतः भूख अंतर्नोद है तथा भोजन उसका प्रोत्साहन है। जब आवश्यकता तथा अंतर्नोद के साथ साथ लक्ष्य का भाव भी समाहित हो जाता है तो उसे अप्रेरक कहते हैं। अप्रेरक में व्यक्ति की आवश्यकताएं तथा अंतर्नोद सक्रिय होकर उसे लक्ष्य की ओर क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करती हैं। अप्रेरकों के प्रकार, काइंड्स ऑफ मोटिव्स। मैस्लो के अनुसार अप्रेरकों को जन्मजात अप्रेरक तथा अर्जित अप्रेरक में बांटा जा सकता है। थॉमसन महोदय के अनुसार अप्रेरकों को स्वाभाविक अप्रेरक, नेचुरल मोटिव्स तथा कृत्रिम अप्रेरक, आर्टिफिशियल मोटिव्स में बांटा जा सकता है।
गैरट महोदय के अनुसार अप्रेरकों को जैविक अप्रेरक, बायोजेनिक मोटिव्स और मनोवैज्ञानिक अप्रेरक साइकोजेनिक अप्रेरकों में बांट सकते हैं। गैरट महोदय के अनुसार अप्रेरकों को जैविक अप्रेरक, मनो अप्रेरिक अप्रेरक और सामाजिक अप्रेरक में बांटा जा सकता है। कुछ मनोवैज्ञानिक अप्रेरकों को प्राथमिक अप्रेरक तथा द्वितीयक अप्रेरकों में अथवा दैहिक अप्रेरक और मनोदैहिक अप्रेरकों में बांटते हैं। अब देख लेते हैं जन्मजात अप्रेरक क्या होते हैं। इनेट मोटिव्स। जन्मजात अप्रेरक वे अप्रेरक हैं जो व्यक्ति में जन्म से पाए जाते हैं, जैसे भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि। अर्जित अप्रेरक क्या होते हैं। एक्वायर्ड मोटिव्स वे अप्रेरक जिन्हें प्राणी अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, अर्जित अप्रेरक कहलाते हैं, जैसे सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा आदि। स्वाभाविक अप्रेरक नेचुरल मोटिव्स। स्वाभाविक अप्रेरक व्यक्ति में स्वभाव से पाए जाते हैं, जैसे खेलना, सुख प्राप्त करना आदि। कृत्रिम अप्रेरक आर्टिफिशियल मोटिव्स क्या होते हैं। वे प्रेरक जो प्राणी के कार्य अथवा व्यवहार को नियंत्रित करने, प्रोत्साहित करने अथवा वांछित दिशा देने के लिए स्वाभाविक अप्रेरकों के पूरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, दंड आदि। ये कृत्रिम अप्रेरक होते हैं। जैविक अप्रेरक बायोजेनेटिक मोटिव्स। जैविक अप्रेरक प्राणी की जैविकीय आवश्यकताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इसके अंतर्गत प्रायः संवेगों को रखा जाता है, जैसे क्रोध, भय, प्रेम आदि। मनोवैज्ञानिक अप्रेरक साइकोजेनेटिक मोटिव्स। मनोवैज्ञानिक अप्रेरक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे रचनात्मकता, जिज्ञासा, पलायन आदि। सामाजिक अप्रेरक सोशियोजेनेटिक मोटिव्स। सामाजिक अप्रेरक सामाजिक मान्यताओं, संबंधों, परिस्थितियों, आदर्शों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रतिष्ठा, सुरक्षा, संग्रह आदि। प्राथमिक अप्रेरक प्राइमरी मोटिव्स। प्राथमिक अप्रेरकों को दैहिक अप्रेरक फिजियोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं तथा यह प्राणी की दैहिक आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं, जैसे भूख, प्यास, यौन क्रियाएं, कष्ट आदि। द्वितीयक अप्रेरक सेकेंडरी मोटिव्स। द्वितीयक अप्रेरकों को मनोवैज्ञानिक अप्रेरक साइकोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं तथा ये प्राणी की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंध रखते हैं, जैसे प्रतिष्ठा, जिज्ञासा, स्वीकृति आदि। अब प्रेरणा के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। पहला सिद्धांत एक है अब प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में मैकडूगल ने किया। वस्तुतः यह सिद्धांत अब प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसी भी की गई परिस्थिति में किसी विशेष प्रकार का व्यवहार मानव क्यों करता है, इस प्रश्न का सबसे पुराना स्पष्टीकरण देता है। यद्यपि मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम जेम्स ने किया था, परंतु एक पूर्ण सिद्धांत के रूप में मूल प्रवृत्ति सिद्धांत को प्रस्तुत करने का श्रेय मैकडूगल को दिया जाता है। मैकडूगल के अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। उसके अनुसार मूल प्रवृत्तियां उछाल पटों, स्प्रिंग बोर्ड्स का कार्य करती हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट्स को जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव, साइको फिजिकल डिस्पोजिशन के रूप में परिभाषित किया है, जो किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य की ओर व्यक्ति को ले जाता है जिन्हें सीखना नहीं होता है। उसके अनुसार मूल प्रवृत्तियों की सहायता से सभी मानव प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किसी एक संवेगात्मक स्थिति मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति की सहायता से सभी मानव व्यवहारों को स्पष्ट किया जा सकता है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की एक सूची भी प्रस्तुत की। इनमें से प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किसी एक संवेगात्मक स्थिति इमोशनल डिस्पोजिशन या भावनात्मक अनुभव इफेक्टिव एक्सपीरियंस से जुड़ी होती है, जैसे पलायन की मूल प्रवृत्ति भय के संवेग से, जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति
आश्चर्य के संवेग से तथा भोजनान्वेषण की मूल प्रवृत्ति भूख संवेग से संबंधित होती है। मैकडूगल ने यह भी कहा है कि सभी व्यवहार अनिवार्यता मूल प्रवृत्त्यात्मक इंस्टिंक्टिव्स होते हैं, जो नंबर 1 संज्ञान कॉग्निशन अर्थात जानना, नोइंग भाव, अफेक्शन अर्थात महसूस करना, फीलिंग्स तथा चेष्टा कोनेशन अर्थात करना नामक व्यवहार के 3 पक्षों का अनुसरण करके संपादित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी भयानक पशु को अपनी ओर आता देखता है तो उसका व्यवहार इन तीनों सोपानों का परिणाम होता है। सर्वप्रथम वह उस पशु को अपनी ओर आता देखता है, फिर उसे भय लगता है तथा फिर वह उससे दूर भागता है। इस प्रकार से मैकडूगल ने मानव व्यवहार को मूल प्रवृत्ति से निर्देशित होने वाले मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मैकडूगल के द्वारा बताई गई 14 मूल प्रवृत्तियां और उनसे संबंधित संवेग इस प्रकार हैं। मूल प्रवृत्ति और संवेग। पलायन एस्केप का संवेग भय फियर होता है। युयुत्सा कॉम्बैट का संवेग क्रोध एंगर है। निवृत्ति रिपल्सन का संवेग घृणा डिस्गस्ट है। संतान कामना पेरेंटल का संवेग वात्सल्य टेंडरनेस है। शरणागति अपील का संवेग करुणा डिस्ट्रेस है। कामवृत्ति सेक्स का संवेग कामुकता लस्ट है। जिज्ञासा क्यूरियोसिटी का संवेग आश्चर्य वंडर है। दैन्य सबमिशन का संवेग आत्महीनता निगेटिव सेल्फ फीलिंग है। गौरव असर्शन का संवेग आत्माभिमान पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग है। सामूहिकता ग्रिगोरियसनेस का संवेग एकाकीपन लोनलीनेस है। भोजनान्वेषण फूड सीकिंग का संवेग भूख हंगर है। संग्रहण एक्विजिशन का संवेग स्वामित्व ओनरशिप है। रचनात्मकता कंस्ट्रक्शन का संवेग कृतिभाव क्रिएशन है। हॉस यानी लाफ्टर का संवेग आमोद अम्यूजमेंट है। दोस्तों, मूल प्रवृत्ति का यह सिद्धांत प्रारंभ में काफी प्रचलित हुआ, परंतु व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने इसका प्रबल विरोध किया तथा इसकी कटु आलोचना की। सभी मानव व्यवहार को मूल प्रवृत्त्यात्मक मानना तथा मूल प्रवृत्तियों की संख्या का धीरे धीरे बढ़ते जाना इस आलोचना के 2 प्रमुख आधार थे। वस्तुतः व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि सभी मानव व्यवहारों को मूल प्रवृत्त्यात्मक नहीं माना जा सकता है। मानव अपने अनेक व्यवहारों को अपने वातावरण से प्रतिक्रिया करके सीखता है व अर्जित करता है। मानव अपने अनेक व्यवहारों को अपने वातावरण से प्रतिक्रिया करके सीखता है व अर्जित करता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे शिशु भी तथाकथित रूप से जन्मजात कही जाने वाली अनेक प्रवृत्तियों को जीवन के प्रारंभिक दिनों में सीखते हैं। व्यक्ति विभिन्नताओं के अस्तित्व से भी मानव व्यवहार के पूर्ण रूपेण मूल प्रवृत्त्यात्मक होने की मान्यता का खंडन होता है। यदि मानव व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक ही होता तो सभी व्यक्ति एक जैसा व्यवहार ही करते। इसके अतिरिक्त मानव व्यवहार को मूल प्रवृत्त्यात्मक मानने वाले मनोवैज्ञानिकों ने मूल प्रवृत्तियों की सूचियां बनानी प्रारंभ कर दी तथा सन 1924 तक मनोवैज्ञानिकों के साहित्य में लगभग 14,000 मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की जाने लगी। मूल प्रवृत्तियों की इस विशालकाय संख्या से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की आलोचना करनी प्रारंभ कर दी। परंतु आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुआ है तथा अभी भी इसे मानव व्यवहार को स्पष्ट करने की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है अप्रेरणा का मांग सिद्धांत। अप्रेरणा का मांग सिद्धांत। अप्रेरणा के मांग सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1954 में अब्राहम मैस्लो ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी अपने अस्तित्व सर्वाइवल के लिए आवश्यक किसी वस्तु की कमी या मांग महसूस करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए क्रियाशील या अप्रेरित हो जाता है।
क्योंकि एक ही व्यवहार कई कमियों या मांगों की पूर्ति कर सकता है, इसलिए व्यवहार की प्रकृति बहुप्रेरित मल्टीमोटिवेटिव होती है। मानव की ये मांगें जैविकीय, बायोलॉजिकल तथा मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल दोनों ही प्रकार की होती हैं। मैस्लो ने मांगों को उनकी प्रबलता, प्रोपोटेंसी के आधार पर बनाए पदानुक्रम हायरार्की के रूप में वर्गीकृत किया। इस पदानुक्रम के 5 पदों वस्तुतः मूलभूत मांगें, बेसिक नीड्स के 5 समुच्चय सेट्स हैं जो एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा निम्न क्रम की मांगें पूरा होने पर ही अगले क्रम की मांगें सक्रिय होकर व्यक्ति को अप्रेरित करती हैं। मैस्लो द्वारा इन मांगों को पदानुक्रम ढंग से हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। पहली मांग है जैविकीय मांग, फिजियोलॉजिकल नीड्स। दूसरी मांग है सुरक्षा मांग, सेफ्टी नीड्स। तीसरी आवश्यकता या मांग है सामाजिक मांग, सोशल नीड्स। तीसरी मांग है सम्मान मांग, स्टीम नीड्स। और पांचवी है आत्मानुभूति मांग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। दोस्तों, इन पदों को हमें क्रम से याद रखने की बहुत ही आवश्यकता होती है और इसको एक पिरामिडी आकार में भी समझ सकते हैं, क्योंकि अब्राहम मैस्लो का मानना था कि व्यक्ति निम्नतम क्रम की मांगों की अधिक से अधिक पूर्ति कर पाता है और जैसे उच्चतर क्रम की ओर बढ़ते जाते हैं वह उन मांगों की पूर्ति करने में कम सक्षम होता है अपेक्षाकृत। पहली मांग जैविकीय मांग, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। दूसरी मांग सुरक्षा मांग, सेफ्टी नीड्स होती है। तीसरे क्रम पर सामाजिक मांग, सोशल नीड्स। और चौथे क्रम पर सम्मान मांग, स्टीम नीड्स आती है। और पांचवें और सर्वोच्च स्तर पर आत्मानुभूति की मांग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होता है। जैविकीय मांगों की पूर्ति से प्रारंभ करके प्रत्येक व्यक्ति धीरे धीरे अगले क्रम की मांगों की संतुष्टि के लिए क्रियाशील होता है। तृप्त मांगों से ठीक अगले क्रम की मांगों की संतुष्टि की इच्छा ही व्यक्ति को उसके व्यवहार के लिए अप्रेरित करती है। किसी मांग की पूर्ति हो जाने पर वह मांग नहीं रहती तथा व्यक्ति को अप्रेरित करना बंद कर देती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक मांग की पूर्ति हो जाने पर अन्य मांगें ही क्रियाशील होकर व्यक्ति को अप्रेरणा प्रदान कर सकती हैं। इस प्रकार से किसी व्यक्ति का अप्रेरणात्मक व्यवहार उसकी संतुष्ट मांगों से निर्धारित न होकर सदैव ही उसकी असंतुष्ट मांगों से निर्धारित होता है। यद्यपि मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित मांग पदानुक्रमों में अधिकांश व्यक्तियों के अप्रेरणात्मक व्यवहार को समाहित किया जा सकता है, फिर भी अनेक ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जबकि निम्न स्तरीय मांगों की पूर्ति के बिना ही उच्च स्तरीय मांग सक्रिय हो जाती है। निसंदेह भूख, प्यास जैसे जैविकीय मांग की पूर्ति के उपरांत ही सामाजिक व सम्मान की उच्च स्तरीय मांगों का प्रश्न उठता है। परंतु कभी-कभी सामाजिक व नैतिक आदर्शों की पूर्ति के लिए व्यक्ति अपनी जैविकीय आवश्यकताओं पर ध्यान दिए बिना ही उच्च स्तरीय मांगों को प्राप्त करने के प्रति अप्रेरित हो जाता है। इस आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने अप्रेरणा के मांग सिद्धांत की आलोचना की है। अप्रेरणा का अगला सिद्धांत है अप्रेरणा का प्रोध न्यूनता सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अप्रेरणा के प्रोध न्यूनता सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1943 में क्लार्क लियोनार्ड हल के द्वारा किया गया था। अनुक्रिया प्रारंभ करने तथा बनाए रखने में हल ने भूख, प्यास, यौन क्रिया, दर्द से मुक्ति जैसे जैविकीय प्ररोधों बायोलॉजिकल ड्राइव्स की भूमिका पर अधिक बल दिया। उसके अनुसार ये जैविकीय प्ररोध आंतरिक तनाव उत्पन्न करते हैं जिसे दूर करने के लिए व्यक्ति क्रियाशील हो जाता है। इस प्रकार से प्ररोधों को न्यून करने के लिए व्यक्ति ऊर्जा को केंद्रित करने का प्रयास करता है। जैसे भूखा व्यक्ति भूख के कारण उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए ऐसा कार्य करता है जिससे उसकी भूख कम हो सके। अप्रेरणा के प्रोध न्यूनता सिद्धांत को अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा समर्थन दिया गया। बाद में इसमें जैविकी मांगों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक मांगों को भी समाहित कर लिया गया, परंतु
उच्च संज्ञानात्मक स्तर के मानव व्यवहारों को स्पष्ट करने में असफल रहने के कारण इस सिद्धांत का महत्व धीरे धीरे कम होता गया। अगला सिद्धांत है अप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिक थियरी ऑफ मोटिवेशन। मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड ने सबसे पहले व्यवहार के अप्रेरकों की ओर मनोवैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया था। उसके अनुसार अप्रेरणा के मुख्य उत्तरदायी कारक मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट्स तथा अचेतन अनकॉन्शियस हैं। फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को व्यवहार का मूल कारण माना तथा दो आधारभूत मूल प्रवृत्तियों बेसिक इंस्टिंक्ट्स, पहली जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी मृत्यु मूल प्रवृत्ति डेथ इंस्टिंक्ट्स को पहचान कर इन्हें सभी प्रकार के व्यवहारों का प्रमुख अप्रेरणात्मक स्रोत बताया। उसके अनुसार व्यक्ति के सकारात्मक कार्य जीवन मूल प्रवृत्ति से निर्देशित व संचालित होते हैं, परंतु जब यह मूल प्रवृत्ति काम करना बंद कर देती है तब मृत्यु मूल प्रवृत्ति सक्रिय होकर विध्वंसात्मक कार्यों के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। फ्रायड के अनुसार अचेतन जो प्रायः छिपा रहता है तथा जिस तक पहुंचना कठिन होता है भी मानव व्यवहार को प्रारंभ करने, संचालित करने तथा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अचेतन व्यक्ति की अतृप्त इच्छाओं का द्योतक होता है जो व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति तो अचेतन के हाथों में कठपुतली की तरह होता है तथा व्यक्ति को वही करना होता है जैसा उसका अचेतन चाहता है। फ्रायड ने मानव व्यवहार में अचेतन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की है, परंतु मनोविश्लेषणवाद के पतन के साथ साथ अप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का महत्व भी धीरे धीरे कम हो गया। अगला सिद्धांत है अप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अप्रेरणा के क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के अप्रेरणात्मक व्यवहार में उसके तात्कालिक सामाजिक क्षेत्र इमीडिएट सोशल फील्ड्स की प्रमुख भूमिका रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव व्यवहार वास्तव में व्यक्ति तथा उसके वातावरण की अंतःक्रिया इंटरेक्शंस का परिणाम होता है। क्षेत्र सिद्धांत आंतरिक कारणों इंटरनल कॉजेज पर जोर न देकर उसके बाह्य कारणों एक्सटर्नल कॉजेज पर जोर देता है। यह सिद्धांत भूत में घटित बातों की अवहेलना करते हुए वर्तमान परिस्थितियों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। क्षेत्र सिद्धांत के द्वारा भूतकाल की अवहेलना करने के कारण अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की आलोचना की है। अगला सिद्धांत है अप्रेरणा का लक्ष्य आधारित सिद्धांत, गोल ओरिएंटेड थियरी ऑफ मोटिवेशन। संज्ञानात्मक विचारधारा के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अप्रेरणा उत्पन्न करने में संज्ञानात्मक कारकों के महत्व पर जोर दिया गया। उनके अनुसार मानव व्यवहार का एक निश्चित लक्ष्य होता है तथा व्यक्ति उस लक्ष्य की प्राप्ति होने तक सतत क्रियाशील रहता है। एक लक्ष्य की प्राप्ति पर अन्य लक्ष्य प्रभावी होने लगते हैं तथा व्यक्ति विभिन्न क्रियाओं के लिए प्रेरित रहता है। लक्ष्यों के निर्धारण तथा प्राप्ति के कार्य में संज्ञानात्मक कारक कॉग्निटिव फैक्टर्स सहायता प्रदान करते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति से व्यक्ति को संतोष की प्राप्ति होती है जो चक्रानुक्रम में उस व्यवहार को बनाए रखने के लिए पुनर्बल प्रदान करती है। दोस्तों, अप्रेरणा के जो सिद्धांत हम लोगों ने अभी चर्चा की है वे सब अपने अपने ढंग से मानव व्यवहार को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। इन सभी सिद्धांतों की अपनी अपनी विशेषताओं के साथ साथ कुछ कमियां भी हैं, अतः इन सिद्धांतों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। सीखने में अभिप्रेरणा। अब दोस्तों, सीखने में अप्रेरणा के विभिन्न पहलुओं की चर्चा कर लेते हैं। मोटिवेशन इन लर्निंग। शिक्षा प्रक्रिया में अप्रेरणा के प्रत्यय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अभिप्रेरणा का उचित प्रयोग करके अध्यापक सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अधिक अच्छे ढंग से संपादित कर सकता है। अप्रेरित बालक मोटिवेटेड चिल्ड्रन ज्ञानार्जन के लिए तत्पर होते हैं तथा वे शीघ्रता, सरलता, सहजता तथा सुगमता से सीख सकते हैं। इसके विपरीत अभिप्रेरित बालकों नॉन मोटिवेटेड चिल्ड्रन की प्रायः नई बातों को सीखने में रुचि नहीं होती तथा वे सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अध्यापक आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के अप्रेरकों का उपयोग करके बालकों की शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। शिक्षा प्रक्रिया में अप्रेरणा की उपयोगिता
स्पष्ट ही है। कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त अन्य शैक्षिक परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहारों को नियंत्रित करने का कार्य भी अप्रेरणा महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। चरित्र निर्माण में भी अप्रेरणा सहायता करने माफ कीजिएगा चरित्र निर्माण में भी अप्रेरणा सहायक सिद्ध होती है। अध्यापक बालकों को उत्तम चारित्रिक गुणों तथा आदर्शों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। बालकों को शिक्षा की महत्ता बताकर उनके भावी जीवन में शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट की जा सकती है, जिससे वे अपने लिए शिक्षा की आवश्यकता को महसूस कर सकें तथा शिक्षा प्राप्ति की ओर अधिकाधिक प्रेरित हो सकें। आइए अब कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम सीखने में अप्रेरणा का क्या महत्व हो सकता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है सीखने की इच्छा, विल टू लर्न। प्रेरणा प्रदान करने का प्रथम कदम बालकों में सीखने की इच्छा जागृत करना है। सीखने की प्रक्रिया तभी सरल, शीघ्र और अस्थायी होती है जब व्यक्ति सीखने के लिए इच्छुक होता है। यद्यपि कभी कभी बालक बिना इच्छा के भी कुछ बातें सीख जाते हैं, परंतु सीखने की इच्छा सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। इच्छा विल एक अत्यंत साधारण परंतु प्रभावी प्रेरक है तथा अध्यापकों को इसका उपयोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए अत्यंत ही सहजता से करना चाहिए। सीखने में आवेष्टन, इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग। किसी कार्य में आवेष्टित हो जाने पर व्यक्ति यानी उसमें इन्वॉल्व हो जाने पर व्यक्ति उस कार्य को सफलतापूर्वक करने का यथासंभव प्रयास करता है। आवेष्टन से तात्पर्य किए जाने वाले कार्य से लगाव का अनुभव करने एवं उसकी सफलता की इच्छा से होता है। आवेष्टन की स्थिति में व्यक्ति उस कार्य में मानसिक रूप से समाविष्ट हो जाता है। यदि बालक का लगाव सीखने की प्रक्रिया में होता है तब वे सरलता और शीघ्रता से नवीन बातों को सीख लेते हैं। आकांक्षा स्तर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। आकांक्षा स्तर सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण प्रेरक का कार्य करता है। आकांक्षा स्तर व्यक्ति के जीवन लक्ष्यों को इंगित करता है। व्यक्ति अपने आकांक्षा स्तर के अनुरूप ही प्रयास करता है। सफलता प्राप्त हो जाने पर उसका भावी आकांक्षा स्तर प्रायः अधिक ऊंचा हो जाता है, जबकि असफलता प्राप्त करने पर व्यक्ति की आकांक्षा स्तर प्रायः नीचा हो जाता है। अध्यापक छात्रों से आकांक्षा स्तर को यथासंभव ऊंचा निर्धारित कराकर उन्हें अधिकाधिक अध्ययन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्रतियोगिता, कंपटीशन। प्रेरणा प्रदान करने की एक अन्य विधि बालकों में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना है। अध्यापक को अपने छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। इससे छात्र अधिक समय तक अधिक परिश्रम से कार्य करता है, परंतु ईर्ष्या, क्रोध, घृणा आदि पर आधारित प्रतिद्वंदिता को कदापि सराहनीय नहीं माना जाता है तथा इस प्रकार की अवांछनीय प्रतिद्वंदिता से सदैव बचना चाहिए। प्रतियोगिता के फलस्वरूप बालक कठिन कार्यों को भी करने के लिए प्रेरित होता है तथा प्रायः सफलता प्राप्त करते हैं। सफलता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सक्सेस। सफलता का ज्ञान भी व्यक्ति को प्रेरित करता है। यदि बालकों को यह पता है कि उन्होंने क्या क्या सफलताएं प्राप्त की हैं तथा वे अपने इन सफलताओं के ज्ञान से आगे बढ़ने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। परीक्षा के उपरांत बालकों को अपनी शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान परीक्षा फल के द्वारा इसलिए कराया जाता है कि सफल छात्र भविष्य में अधिकाधिक सफलता प्राप्त करने के लिए तथा असफल छात्र अपनी कमियों को दूर करने के लिए अधिक परिश्रम करने के लिए प्रयासरत होते हैं। प्रशंसा, प्रेज। प्रशंसा एक सकारात्मक प्रेरणा, पॉजिटिव मोटिव है। यदि किसी छात्र के अच्छे कार्यों की प्रशंसा की जाती है तो उसके द्वारा उस प्रकार के कार्य को करने की संभावना अधिक हो जाती है। वास्तव में अपने से बड़े तथा महान व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली प्रशंसा बालक को वांछित कार्य को अधिक अच्छे ढंग से करने के लिए उत्तेजित करती है। उचित समय तथा स्थान पर की जाने वाली प्रशंसा निसंदेह प्रेरणा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। निंदा, ब्लेम। निंदा एक निषेधात्मक प्रेरक है। निंदा को एक प्रकार का सामाजिक व मानसिक उत्पीड़न माना जा सकता है। निंदा के भय से बालक अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं। सामाजिक परिस्थितियों में की जाने वाली निंदा बालकों के ऊपर अत्यंत प्रभाव छोड़ती है। पुरस्कार, रिवार्ड। पुरस्कार प्रशंसा का अधिक स्पष्ट व प्रखर भौतिक रूप है। किसी वस्तु, धन,
छूट आदि के रूप में दिए जाने वाले पुरस्कार प्रायः बालकों के लिए अत्यंत शक्तिशाली प्रेरक सिद्ध होते हैं, किंतु पुरस्कारों का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बालक पुरस्कार प्राप्त के लिए अनुचित तरीकों का प्रयोग करके तथा सफलता अर्जित करने लगें। दंड पनिशमेंट दंड भी निंदा की तरह ही एक निषेधात्मक अप्रेरक है जो निंदा से अधिक प्रखर होता है। दंड से तात्पर्य मानसिक अथवा शारीरिक पीड़ा देने से होता है, जिससे बालक भविष्य में उन कार्यों को न करने से बचे। दंड वास्तव में भय पर आधारित होता है, इसलिए इसका प्रयोग बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगला और महत्वपूर्ण कारक है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है। वह चाहता है कि अपने समूह में अधिकाधिक प्रतिष्ठापूर्ण स्थान प्राप्त करें तथा इसके लिए वह सतत चेष्टा या प्रयास करता है। बालक भी कक्षा तथा विद्यालय में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं। प्रतिष्ठा के संबंध में भिन्न भिन्न छात्रों की अपेक्षाएं भिन्न भिन्न होती हैं। प्रायः बालक अपनी अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के अनुरूप कक्षा में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं। प्रतिष्ठा प्राप्ति की इच्छा बालकों को परिश्रम से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।